फिर उसके बाद क्या है, देखिए अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसका अलग से क्वेश्चन आपको बन के आता है कि भाई इंग्लिश को सीखने के आपके जो एम है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिखे हैं, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशंस, कि इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशंस को तरीके से समझना, ठीक है, इंग्लिश में। और क्या है, टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को बोलना, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश एंड रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशंस, टू राइट इंग्लिश, और इंग्लिश को लिखना। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। देखो क्या लिखा है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, ये हमारा पॉइंट है। इसको अंडरलाइन करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इसको ध्यान से समझना। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग ऑफ ऑल लैंग्वेज इज लिसनिंग, यानी कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, उसको सुनना। Thus it become the duty of the teacher to provide the student maximum opportunities to listen to the spoken form of language। तो यहाँ पर ये एक टीचर की ड्यूटी हो जाती है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सुनने के लिए और उस लैंग्वेज को बोलने के लिए, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए द टीचर कैन यूज रेडियो टेप, रिकॉर्डर एक्सेट्रा, और ताकि बच्चे इस चीज़ को सुने, लैंग्वेज को सुने, वो क्या यूज़ कर सकते हैं, रेडियो टेप वगैरह, रिकॉर्डर वगैरह और लिंग्वा फोन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है, मोरेवर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कैन बी गुड मॉडल। फिर भी इन सब चीज़ों के अलावा, मतलब वो बच्चों को इंग्लिश सुनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसके अलावा भी एक इंग्लिश टीचर को ही ऐसा होना चाहिए कि वो एक गुड मॉडल हो, गुड एग्जाम्पल हो, कि इन सब चीज़ों के अलावा, मतलब टीचर एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें तो एक अलग बात हो गई, खुद टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद बच्चों के लिए इन्फ्लुएंसर बने, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ द टीचर इज एफिशिएंट एंड पोजेस गुड कमांड ओवर वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, ही और शी कैन फॉर्म ऑफ गुड स्पीच हैबिट इन स्टूडेंट। अगर टीचर खुद ही अच्छी वोकैबुलरी का यूज़ करे, उसकी कमांड बेहतर हो और उसका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल बेटर हो, अच्छा हो, तो फिर क्या होगा कि वो बच्चों के अंदर इस चीज़ को बोलने की एक हैबिट डलवाने में कारगर साबित हो सकती है। आई बात समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू स्पीक द करेक्ट इंग्लिश, कि वो इंग्लिश को हम करेक्ट बोल सकें। हमारे यही तो गोल होते हैं ना इंग्लिश को सीखने के, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट इज टू स्पीक द करेक्ट इंग्लिश। क्या लिखा है, स्पीकिंग इंग्लिश इज ईजियर देन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि इंग्लिश को बोलना इजी होता है पढ़ने और लिखने के अलावा, यानी कि बोलना इजी है बट लिखना और उसको पढ़ना कहीं मुश्किल होता है। बट एट द सेम टाइम स्पीकिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर इज अ फार मोर डिफिकल्ट टास्क। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे लिए इंग्लिश बोलना एक टास्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन लेवल जो होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है। वो गिरता क्यों है, वो डिपेंड करता है कि मतलब हम कैसी जगह से बिलोंग करते हैं। जो हमारा जो नेटिव लैंग्वेज होता है ना वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, सीधी सी बात तो ये है। और इसके लिए पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर इंग्लिश लैंग्वेज। आप इसको सुनो, जब सुनते रहोगे ना तो अपने आप ही आपको खुद ब खुद चीज़ों का पता लगता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इट रिक्वायर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड एंड टू स्पीक विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है कि हम इंग्लिश के वर्ड्स के प्रॉपर इंटोनेशंस को समझें, प्रॉपर स्ट्रेस को समझें और उसके स्ट्रेस को समझें। देखो स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या होता है कि कोई भी जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसको किस तरीके से बोलना है, कहाँ पर दबाव डालना है, कहाँ पर उसको कैसे उसको बेसिकली बोलना है। In Indian school, we see that English is taught as a secondary language at the elementary level. इंडियन स्कूल में क्या होता है कि हम इंग्लिश को एक सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। फिर क्या है, दिस लैंग्वेज रिक्वायर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड एंड टू स्पीक विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। और ये लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी डिमांड होती है कि यहाँ पर प्रॉपर जो भी मतलब प्रॉपर इंटोनेशन और जो स्ट्रेस होता है उसमें लगाया जाए। ये चीज़ हम कवर करेंगे, स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या होता है। अभी इतना ही समझ लो कि
जब आप इंग्लिश किसी भी शब्द को बोलने के लिए कितना बल चाहिए, कितना दबाव चाहिए, तो वो बताता है कि मतलब इसको कैसे कहना है, कैसे बोलना है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे, वाइल स्पीकिंग, जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, वाइल स्पीकिंग दे थिंक इन देयर मदर टंग, हम उसको क्या करते हैं, अपने मदर टंग में पहले सोचते हैं, देन ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड लेटर ऑन स्पीक, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और तब जाके हम उसको बोलते हैं। तो फिर क्या है, Thus, it is the duty of the teacher to provide the perfect atmosphere of English by communicating through English। तो यहाँ पर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जहाँ पर बच्चे को इतना सारा सोचना ना पड़े कि भाई पहले वो अगर उसको कुछ बोलना है तो पहले सुनने के बाद वो उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर वो अपनी मदर टंग, पहले मदर टंग में उसको रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर तब जाके वो बोलेगा। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है और गलती होना इसमें एक लाजमी सी चीज़ बन जाती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि टीचर को एटमोसफियर ऐसा बनाना होगा कि ये चीज़ को हम क्या करें, इससे आगे बढ़ जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द रिटन लैंग्वेज, कि हम इसको समझ सके, इसको लिखने में, इसको लिखना कैसे ये हम जान सके। तो देखो क्या लिखा है, Here we are talking about the teaching of English at elementary stage. Reading here does not imply going through the high level literary books or showy magazine. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एक एलिमेंट्री स्टेज के तौर पर इंग्लिश को सीखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एक हायर एजुकेशन लेना है इंग्लिश में, या फिर आपको बड़ी बड़ी मैगजीन्स पढ़ रही हैं, द टाइम्स वाली जो होती हैं, ब्रिटिश, आई थिंक ब्रिटिश मैगजीन है ये, तो इतना हमको बड़ा कुछ नहीं करना है। It is the duty of the teacher to help the learner to understand simple written English। तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो धीरे धीरे सिंपल तरीके से बच्चों को इंग्लिश को सिखाना स्टार्ट करे। द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विद द वर्ड्स ऑफ द डेली रूटीन लाइफ। तो टीचर को स्टार्ट करना चाहिए कि जो डेली रूटीन में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वहां से वो स्टार्ट करें। देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स वाइल रीडिंग, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा कि उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर द हैबिट फॉर्मेशन, फिर उनका हैबिट फॉर्मेशन बनेगा। अ टीचर कैन इंट्रोड्यूस सिंपल कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग एंड सिंपल स्टोरी बुक्स इन द क्लासरूम, फिर धीरे धीरे वो उनको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाए, स्टोरी बुक पढ़ाए, पोएम वगैरह रीड कराएं, और फिर होगा क्या कि इस चीज़ में वो यूज टू हो जाएंगे और उनको ये चीज़ आने लगेगी। तो इसमें और क्या है, व्हेन अ स्टूडेंट रीड अ पैसेज, जब भी कोई स्टूडेंट पैसेज को रीड करे तो क्या करना होगा, देखो क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे टीचर, यूज ऑफ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पे, रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्पीच पैसेज। सॉरी, इसको फिर से बोलती हूँ मैं, क्या लिखा है ये, व्हेन अ स्टूडेंट रीड अ पैसेज अ टीचर शुड केयर ऑफ द फॉलोइंग, ए प्रोनाउंसिएशन, बी यूज ऑफ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, सी रीडिंग स्पीड एंड डी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, टू राइट करेक्ट इंग्लिश, कि वो इंग्लिश को करेक्ट लिख भी सके। राइटिंग करेक्ट इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एम ऑफ द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू द लर्नर एट द प्राइमरी स्टेज। यानी कि प्राइमरी स्टेज पे ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक टास्क बन जाता है कि उसको हम करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखें। द foremost aim here is to enable the student to write on the simple subject of daily। सबसे पहले बच्चे को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो सिंपल सब्जेक्ट ले जो उसके डेली यूज में होते हैं, ऐसे वर्ड्स को वो राइट करे जो उसकी लाइफ से बिलोंग करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट दे मे बी एबल टू राइट इंग्लिश करेक्टली एंड इन सिंपल मैनर। इससे फिर क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चा करेक्ट फॉर्म में, सिंपल मैनर में वो लिखना सीखेगा। दे शुड बी मेड टू राइट अबाउट सिंपल थिंग रिलेट टू डेली लाइफ, ऐसे चीज़ों को लिखे जो उनकी डेली लाइफ में हो। फॉर एग्जाम्पल, I am a girl, my mother name is this, my father name is this, my mother working in a school, my father working in a hospital। तो जो उसके घर से जुड़ी हुई बातें हैं, my friends names this that, जो भी है, मतलब इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा क्योंकि वो अपने आप में जान रहा है, और उसका जो फ्लुएंसी है वो धीरे धीरे उसको पकड़ने लगेगा, हैबिट में आने लगेगा, फॉर्मेशन में आने लगेगा। फिर क्या है इसके बाद, द राइटिंग में कंसिस्ट ऑफ, अब जब वो धीरे धीरे सीखेगा तो और क्या क्या होना चाहिए, द राइटिंग में कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, शॉर्ट स्टोरीज, इन्विटेशंस एंड लेटर टू फ्रेंड और रिलेटिव्स। व्हाइल डूइंग दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन सिंपल इंग्लिश इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें होंगी, फॉर करेक्ट राइटिंग 4 एस्पेक्ट मस्ट बी फॉलोड। तो जब ये सारी चीजें लिखने लगे तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1,
फॉर्मेशन ऑफ लेटर, नंबर 2 स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ड्स एंड नंबर 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतना हमारा ये आंसर है। बहुत काफ़ी लंबा बना है, अगर आप इसको लिखेंगे तो पता चलेगा आराम से, आपका ये मतलब पूरा 1 पेज बन जाएगा आगे पीछे का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो बताना। अब इंग्लिश करेंगे, इस यूनिट को कम से कम कंप्लीट कर ही लें, पहले इंग्लिश का ही करेंगे। कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको भी ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।